नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 19 दिसंबर 2020 के डेली करंट अफेयर्स बर्निंग न्यूज डिस्कशन में आपका स्वागत है। पहली न्यूज आज हम जो डिस्कस करने वाले वो है कि सुप्रीम कोर्ट फाइंड्स हाई कोर्ट ऑर्डर ऑन आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट डिस्टर्बिंग। देखिए, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर दिया था और उस ऑर्डर के चलते आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट ने क्या बोला कि भाई एक जुडिशियल इंक्वायरी शुरू की और ये बोला कि भाई ये जो स्टेट गवर्नमेंट है ना आंध्र प्रदेश की, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल बैकडाउन हो चुका है। अभी की जो स्टेट गवर्नमेंट है आंध्र प्रदेश की, वो किसके अंदर है? सीएम है जगन मोहन रेड्डी साहब। ये बात तो सच है कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि स्टेट की हाई कोर्ट ये बोल रही हो कि उस पर्टिकुलर स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो रहा है, इसलिए हम सेंट्रल गवर्नमेंट को या गवर्नर को ये रिकमेंड करते हैं कि यहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाए आर्टिकल 356 के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे को यह बोला कि भाई ये जो आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट का ऑर्डर है जो कि एक जुडिशियल इंक्वायरी की बात कर रहा है कि ये पता किया जाए कि स्टेट गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हुआ है या नहीं हुआ है, ये बिल्कुल गलत है। यहां पे शरद ए बोबड़े साहब जो कि हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये एक 3 जज बेंच को हेड कर रहे हो, तो उन्होंने क्या बोला? हैज एनीबडी सीन एन ऑर्डर लाइक दिस बिफोर? एज द एपेक्स कोर्ट वी फाइंड दिस डिस्टर्बिंग, वी आर स्टेइंग दिस ऑर्डर, वी विल टेक अप दिस केस इमीडिएटली आफ्टर द वैकेशंस। यानी कि आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट ने ये जो ऑर्डर दिया है कि एक जुडिशियल इंक्वायरी कराई जाएगी, ये देखा जाएगा कि क्या आंध्र प्रदेश के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हुआ है, और अगर हुआ है तो वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा दो। कुल मिला के बात ये बोली जा रही है कि आर्टिकल 356 के अंदर अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन होता है और वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगाना है, तो ये प्रेसिडेंट रूल लगाने की ताकत एग्जीक्यूटिव के हाथ में है, ये जुडिशरी के हाथ में नहीं है। तो भाई अगर एक स्टेट की हाई कोर्ट, जो कि यहां पे आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट सीधे सीधे बात करती है कि हम भाई ऑनरेबल हाई प्रेसिडेंट को बोलेंगे, ऑनरेबल गवर्नर को बोलेंगे कि आप आंध्र प्रदेश में प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए, बिल्कुल गलत है। सीधी सीधी बात यह है कि भाई गवर्नर को अगर लगता है कि स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हुआ है, तो गवर्नर एक रिपोर्ट भेजेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, प्रेसिडेंट के पास, और उसके बाद वो जो प्रेसिडेंट है वो वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है और बाद में उस प्रेसिडेंट रूल को पार्लियामेंट को अप्रूवल भी देना होगा। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ये बोल रहा है कि हाई कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ा। सोचिए, ये बहुत बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को बोले कि आपने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को ब्रेक किया। साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने बोला है आंध्र प्रदेश में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हुआ है या नहीं हुआ है, वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगाना है नहीं लगाना है, ये सेंटर पे एग्जीक्यूटिव करेगा, आप नहीं करोगे। यानी कि आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट ऐसा नहीं करेगी। जनरल स्टडीज पेपर 2 में ये चीज आपको काम आएगी। नेक्स्ट चलते हैं, हाथरस विक्टिम वाज गैंग रेप्ड मर्डर्ड सीबीआई। तो भैया सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने फ्राइडे को जो चार्जशीट फाइल की है, वहां पे ये बोला है कि जो 4 पर्सन जिन्होंने गैंग रेप किया था और मर्डर किया था एक 19 साल की बच्ची का उत्तर प्रदेश हाथरस में, बेसिकली दिस वाज एन इंटेंशनल गैंग रेप एंड मर्डर। तो भाई उस लड़की को, बच्ची को रेप किया गया, असॉल्ट किया गया। 4 इंडिविजुअल संदीप, लवकुश, रवि और रामू द्वारा 14 सितंबर को। उसकी मृत्यु हो गई 29 सितंबर को सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली में, और उसका अंतिम संस्कार भी इस तरीके से किया गया कि अपने माँ बाप तक से नहीं मिलने दिया। तो आज की डेट में हमारी डेमोक्रेसी में इस तरीके की चीजें हो रही हैं, तो हम खुद ही समझ सकते हैं कि हम कितने मैच्योर हुए हैं। यहाँ पे सीबीआई ने कितने सेक्शंस को इन्वोक किया है, तो सेक्शन 302 जो कि पनिशमेंट फॉर मर्डर की बात करता है, सेक्शन 376 पनिशमेंट फॉर रेप की बात करता है, 376A पनिशमेंट फॉर इन्फ्लिक्टिंग इंजुरी व्हाइल कमिटिंग रेप रिजल्टिंग इन द डेथ ऑफ अ वुमन, और सेक्शन 376D गैंग रेप ऑफ द आईपीसी बिसाइड्स द रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ एससी एक्ट। तो भाई अभी के लिए ये जुडिशियल कस्टडी में इनके ऊपर केस चलेगा और मोस्ट प्रोबेबली इनको फांसी की सजा दी जाएगी। अब ये फांसी की सजा देने में हम लोग यही मनाएंगे कि 15-20 साल ना लग जाए, क्योंकि इंडिया में बहुत समय लग जाता है। मतलब एक विक्टिम को इंसाफ दिलाने में इंडिया में समय लगता है, ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट चीज है। आगे बात करते हैं, इंडिया चाइना एग्री टू होल्ड अनदर राउंड ऑफ एलएसी टॉक्स। भैया इंडिया और चाइना के बाद में बीच में बातचीत ही होते चली जा रही है, हो कुछ नहीं रहा है। तो भाई इंडिया और चाइना ने फ्राइडे को एग्री किया है कि हम एक और राउंड ऑफ टॉक करेंगे, जहां पे सीनियर मिलिट्री कमांडर्स आगे बातचीत करेंगे कैसे ये स्लो मूविंग प्रोसेस ऑफ डिसएंगेजमेंट को लेके जाना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। तो भैया अभी 20वीं मीटिंग हुई, कौन सी? वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स। तो ये जो अभी रिसेंटली मीटिंग हुई है, 20th मीटिंग, जो कि वीडियो की लिंक के थ्रू हुई है, वर्चुअल मीटिंग हुई है, इसको ये किसके तहत हुई है? WMCC के अंदर, वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स। इस WMCC को 2012 में जब लॉन्च किया गया था, तब से एक साल में 2 बार बुलाया जाता है, लेकिन जून इस साल से 6 बार मिल चुकी है।
अगर आप बात करो ये WMCC शुरू कब हुई, तो दिस वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स, इसको स्टैब्लिश किया गया था जनवरी 2012 में, जब उस समय के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर शिव शंकर मेनन और चाइनीज काउंटर पार्ट डेन बियागो मिले थे। इसमें ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर्स दोनों साइड से मिलते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स भी कभी कभी बैठ के बातचीत करते हैं। ठीक है भाई, तो ये सब चीजें हैं। आगे बात की जाए, ये जो 20वीं मीटिंग हुई है वर्चुअली, इसमें हमारी तरफ से, इंडिया की तरफ से कौन लीड कर रहा था, तो ज्वाइंट सेक्रेटरी ईस्ट एशिया इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स नवीन श्रीवास्तव जी लीड कर रहे थे। चाइना की तरफ से थे होंग लियांग, डायरेक्टर जनरल ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ बाउंड्री एंड ओशनिक अफेयर्स ऑफ द चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री। इन्होंने LAC की डेवलपमेंट्स को रिव्यू किया गया और स्टेटमेंट क्या बोला गया है कि भाई एक और मीटिंग कराई जाएगी, किसके बीच में, सीनियर मिलिट्री कमांडर्स के बीच में। तो 20th जो मीटिंग हुई WMCC की, इस मीटिंग में बात हुई कि भैया सीनियर कमांडर्स की एक और मीटिंग होगी। ठीक है भाई, और इस स्टेटमेंट में क्या बोला गया 20th मीटिंग WMCC में, दैट बोथ कंट्रीज हैड एग्रीड दैट बेस्ड ऑन द गाइडेंस प्रोवाइडेड बाय सीनियर लीडर्स एंड द एग्रीमेंट रीच्ड बिटवीन टू फॉरेन मिनिस्टर्स एंड स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स, दे विल कंटिन्यू टू वर्क टुवर्ड्स ensuring complete disengagement in friction points along the LAC in western sector at the earliest। अब बात दोस्तों यहां पे ये है कि एक्चुअली में देश की आम जनता को ये पता नहीं चल पा रहा है कि वहां पे एग्जैक्टली बातें हो क्या रही हैं। वैसे तो कॉर्प्स कमांडर लेवल के बीच में बातचीत हुई है कि दोनों फोर्सेस डिसएंगेज कर जाएंगी। गलवान वैली में डिसएंगेजमेंट हो चुका है, हालांकि इस बात पे बहुत बड़ा सवाल उठाया गया है कि गलवान वैली में इंडिया की थोड़ी सी जमीन गई है, जो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वो थोड़ी शिफ्ट हुई है, बट चलिए उस पर नहीं जाते हैं अभी। तो गलवान वैली में डिसएंगेजमेंट हो चुका है, गोगरा हॉट स्प्रिंग्स के इलाके में डिसएंगेजमेंट हो चुका है, लेकिन दो जगहें वहां पे डिसएंगेजमेंट अभी भी नहीं हुआ है। एक देपसांग प्लेन्स में डिसएंगेजमेंट नहीं हुआ है, एक पैंगोंग सो में नहीं हुआ है। देपसांग प्लेन्स बिल्कुल ही नॉर्थ में पड़ते हैं। पहले देपसांग प्लेन्स में जिन जिन पेट्रोलिंग पॉइंट्स तक इंडियन फोर्सेस पहुंचती थी, उनके पेट्रोलिंग पैटर्न्स को ब्लॉक कर दिया चाइनीज आर्मी ने। दूसरा, पैंगोंग से का जो डिसएंगेजमेंट है, ये भी अभी नहीं हुआ है। पैंगोंग सो के डिसएंगेजमेंट की जब बात हो रही है, तो यहां पे चाइना की पहली शर्त यह है कि ये जो काला टॉप की पहाड़ी पे इंडियन फोर्सेस के जवान चढ़ के बैठे हैं ना, पहले ये बैक ट्रैक करें, पहले ये रिट्रीट करें, फिर हम रिट्रीट करेंगे। चाइना अपने आप से फिंगर 8 से फिंगर 4 तक आ गया। पहले फिंगर 4 से लेके फिंगर 8 तक दोनों फोर्सेस पेट्रोल करती थी। चाइनीज आर्मी फिंगर 4 तक आती थी, इंडियन आर्मी फिंगर 8 तक जाती थी। अब 8 से सीधे 4 पे आके बैठ गए चाइना वाले, और इंडियन आर्मी फिंगर 4 के आगे जा ही नहीं पा रही है। तो जब यहां पे डिसएंगेजमेंट की बात चल रही है, तो फिंगर 4 से फिंगर 8 पे जाने से पहले चाइनीज क्या बोल रहे हैं कि जो काला टाप की पहाड़ी और पैंगोंग सो के साउदर्न बैंक पे जो चढ़ के इंडियन फोर्सेस बैठी हैं, ये पहले पीछे हटे। इंडियन फोर्सेस ने बोल दिया कि हम पीछे हटेंगे नहीं, तुम पे भरोसा है नहीं, तुम पता नहीं क्या बवाल करो। तो और एक्चुअली में चाइनीज साइड अपने तरफ से कितने रिलैक्सेशन करने को तैयार है, ये अभी कहीं पे भी क्लैरिटी है नहीं, क्योंकि इसकी डिटेल्स पब्लिक डोमेन में रिलीज नहीं करी गई हैं और नहीं करनी भी चाहिए। जब दो सरकारें आपस में नेगोशिएट कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं अगर अंदर की इंफॉर्मेशन बाहर पब्लिक में आती है, तो सरकार की जो डिसीजन लेने की काबिलियत है ना, वो थोड़ी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। तो देखते हैं भाई कि अगली जो कॉप्स कमांडर लेवल टॉक होगी, और ये बोला गया है कि कॉप्स कमांडर लेवल टॉक जल्दी ही होगी, अब ये कब होगी ये पता नहीं, बट एक्चुअली में दोस्तों कॉर्प्स कमांडर लेवल टॉक का कोई मतलब नहीं है। चाइना की आर्मी वही करेगी जो उनके पॉलिटिकल मास्टर्स बीजिंग में बैठे हैं वो बोलेंगे, जो जी जिनपिंग बोलेगा। अभी जी जिनपिंग जो बोल रहे हैं वो किसी को पता नहीं। बैक एंड से अगर जी जिनपिंग ने बोल दिया है कि फिंगर 4 पे रहो, फिंगर 8 मत आओ, तो कितनी टॉक कर लो आप WMCC की, कितनी कॉप्स कमांडर लेवल टॉक कर लो, कुछ होने वाला नहीं है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। जनरल स्टडीज पेपर 3 में इंफॉर्मेशन आपको काम आएगी। फिर आपसे रिलेटेड UPSC प्रीलिम से रिलेटेड एक और न्यूज है। तो भाई सुप्रीम कोर्ट में एक पेटिशन फाइल हुई है, 59 एस्पिरेंट्स ने पेटिशन फाइल की, जिनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं सीनियर एडवोकेट मोहल रोहतगी और एडवोकेट अनुश्री प्रशीत कपाड़िया। ये बोला है कि अक्टूबर 2020 में जो प्रीलिम्स हुआ था, उस प्रीलिम्स में भाई लोगों की प्रिपरेशन इफेक्ट हुई, डेफिनेटली इफेक्ट हुई थी। पैंडेमिक के चलते लॉकडाउन लगे थे, स्टडी मटेरियल अवेलेबल नहीं था, दुकानें बंद थी। तो यहां पे जिनका लास्ट अटेम्प्ट था अक्टूबर 2020, उनको एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट और करस्पॉन्डिंग एज रिलैक्सेशन देने की बात की जा रही है। याद रखिए, जिनका अक्टूबर 2020 लास्ट अटेम्प्ट था उनको देने की बात की जा रही है, पहले जिनका खत्म हो गया उनका कुछ नहीं है यहाँ पे। तो यहां पे हो सकता है आगे आने वाले समय में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से और UPSC की तरफ से एक ये डिसीजन आए कि एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिला जाएगा उन बच्चों को जिनका अक्टूबर 2020 लास्ट अटेम्प्ट था एट UPSC। ठीक है भाई,
तो देखते हैं क्या न्यूज निकल के आती है। फिर आखिरी न्यूज आज की, ईरान बिल्ड्स एट अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटी अमंड यूएस टेंशंस। देखिए, एक अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटी है फोर्डो नाम की। किसकी? ईरान की। सुनने में आ रहा है कि इस फोर्डो नाम की न्यूक्लियर फैसिलिटी में कुछ कंस्ट्रक्शन चालू किया है यूएसए ने। और ये जो फोर्डो नाम की फैसिलिटी है दोस्तों, ये ईरान के एटॉमिक प्रोग्राम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सैटेलाइट फोटोज से यूएसए को ये पता चला है कि ईरान की फोर्डो नाम की न्यूक्लियर फैसिलिटी में कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है। फोर्डो नाम की न्यूक्लियर फैसिलिटी में कंस्ट्रक्शन ईरान 2009 में शुरू कर दिया था। 2009 में ये चीज सामने आई थी वेस्ट के, तो उस समय पे अमेरिका, यूरोप का काफी प्रेशर पड़ने लगा ईरान पे। सिचुएशन बहुत ज्यादा उस समय पे टेंस हो गई थी। फाइनली 2015 में न्यूक्लियर डील आई यूएस और तेहरान की, और कहीं ना कहीं ईरान ने बोला कि ठीक है भाई, हम अपना न्यूक्लियर वेपन डेवलप नहीं करेंगे, हमारे से ऊपर पहले सैंक्शन हटाओ। बैरक ओबामा ने बोला ठीक है भाई, तुम्हारे ऊपर से हम सैंक्शन हटा देंगे। लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री होती है और फिर से सैंक्शन आ जाते हैं तेहरान के ऊपर। अब ईरान का दिमाग खराब हो चुका है। एक तो उनके कमांडर कासिम बिन सुलेमानी को मार दिया, फिर उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फखरीजादे को मार दिया। बैक एंड से और भी कुछ अटैक्स लॉन्च किए गए ईरान के अगेंस्ट इजराइल के द्वारा। तो यहाँ पे ईरान गुस्से में आ गया और ईरान के पार्लियामेंट ने रिसेंटली एक कानून पास किया और बोला कि भैया, हम तो अपने न्यूक्लियर फील्ड को एनरिच करके 20% लेके जाएंगे। ये जो 2015 की न्यूक्लियर डील हुई थी, वहां पे ईरान से बोला गया था आप न्यूक्लियर एनरिचमेंट 3.67% पे नहीं करेंगे। अभी ईरान अपने न्यूक्लियर फ्यूल का एनरिचमेंट 4.5% पे कर रहा है। आगे आने वाले समय में जो बिल पास हुआ है, बिल पास क्या बोल रहा है कि हम न्यूक्लियर एनरिचमेंट को 20% लेके जाएंगे। और 20% से 90% न्यूक्लियर एनरिचमेंट पहुंचना बहुत मुश्किल नहीं है। 90% होता है वेपन्स ग्रेड। एक बार 90% पहुंच गए मतलब आपके पास एटॉमिक वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन्स आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इसके चलते फोर्डो में जो नया कंस्ट्रक्शन शुरू हो रहा है, इसमें आगे टेंशन आ सकती है। ईरान ऑलरेडी अपनी नटांस न्यूक्लियर फैसिलिटी को बिल्डअप कर रहा है। सुनने में आया कि जुलाई में एक मिस्टीरियस एक्सप्लोजन हुआ, धमाका हुआ नटांस न्यूक्लियर फैसिलिटी में। और ऐसा बोला गया इस धमाके में कि इस धमाके को एज अ सैबोटाज अटैक किया गया था। मतलब कि देखिए, इजराइल की पॉलिसी है प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करने की। इजराइल की पॉलिसी क्या बोलती है कि हमारे खिलाफ अगर कोई कुछ भी इकट्ठा करेगा तो हम उस पर सीधे अटैक कर देंगे। अब ईरान कह रहा है कि भाई, हमारा जो आप कह सकते हैं कि पेशेंस लेवल है वो क्रॉस हो चुका है। ईरान ने एक लिमिट दी है, ईरान ने 1 महीने का समय दिया है। 1 महीने का समय ईरान ने क्यों दिया है? कि जो बाइडेन पावर में आने के बाद अगर ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हटा देते हैं तो फिर ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को डेवलप नहीं करेगा। लेकिन अगर सैंक्शंस नहीं हटे तो ईरान अपने न्यूक्लियर एनरिचमेंट को 20% लेके जाएगा। ये सीधे सीधे बोल दिया ईरान ने। अब भाई, यूनाइटेड नेशंस की तरफ से अभी तक कोई कमेंट नहीं आया है कि फोर्डो में क्या हो रहा है। जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो इंस्पेक्टर्स डेप्यूटेड है ईरान में, उनकी तरफ से अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया कि फोर्डो में क्या हो रहा है। अभी तक आईएईए की तरफ से यह भी स्टेटमेंट नहीं आया कि उनको फोर्डो के बारे में कुछ पता है कि नहीं पता है। रिसेंटली ईरान की पार्लियामेंट ने जो बिल पास किया है, उस बिल के चलते आईएईए यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो इंस्पेक्टर्स डेप्यूटेड है ना ईरान में, दोज इंस्पेक्टर्स जो आईएईए के हैं, जो डेप्यूटेड ईरान में, उनको उठा के ईरान के बाहर फेंक दिया जाएगा इस पार्लियामेंट्री बिल के हिसाब से, जहां पे ईरान ये बोल रहा है कि हम अपने न्यूक्लियर इनरिचमेंट को 20% लेके जाएंगे। ये 20% वाला स्टेप, आईएईए के इंस्पेक्टर्स को ईरान से निकालने वाला स्टेप, ये तब एग्जीक्यूट किया जाएगा जब 1 महीने की डेडलाइन क्रॉस हो जाएगी। 1 महीने के अंदर अगर सैंक्शंस हट जाते हैं ईरान के ऊपर से, तो ऑब्वियसली ईरान अपने पहले के जितने भी कमिटमेंट्स हैं उनको फॉलो करेगा। क्योंकि ईरान बोल रहा है कि भाई, हमारे कासिम बिन सुलेमानी को तुमने मार दिया, तुमने हमारे मिलिट्री न्यूक्लियर प्रोग्राम के फादर मोहसिन फखरीजादे को मार दिया, तो अब तो हम न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करेंगे, तुम जो उखाड़ सकते हो उखाड़ लो। जनरल स्टडीज पेपर 1 में ये चीज काम आएगी आपको। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स न्यूज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाँ, शुरू में जो बातें बताना भूल गया वो अब बता दे रहा हूँ। वीडियो पर लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया बिल्कुल कर दीजिए। मेरे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल पर ज्वाइन बटन दबा के मेंबर ही बन सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपके जेन्युइन डाउट्स का जवाब दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। गुड बाय।